हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बस 24/7। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग, जो कि मॉड्यूल ए का यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट अपने देखने वाले हैं आज। अभी तक हम लोगों ने इसके अंदर दो यूनिट कर लिए हैं, एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड दूसरा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम ये देख रहे हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे ये 7 चैप्टर। तो वन बाय वन इसको देखते हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, फिर टाइप्स ऑफ प्लानिंग कितनी होती हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, असेसमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, और फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। और लास्ट में हम इसका सम अप कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग एज ए border term is characterized is variety of ways। तो प्लानिंग बेसिकली क्या होता है कि किस काम को कितने तरीके से हम कर सकते हैं और कौन सा तरीका बेस्ट है, उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। ये बेसिक टर्म्स के अंदर बता रहा हूं। इकोनॉमिक्स एचडी डिक्सन डिफाइंस इकोनॉमिक प्लानिंग एज द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक्स decisions what and how much is to be produced and whom is to be allotted by the conscious decision of determined authority on the basis of a comprehensive survey of economic system as a whole। तो इसे आसान लैंग्वेज में समझो कि एक इकोनॉमी के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, और उसको अलॉट करने के लिए एक डिटरमाइंड अथॉरिटी हो कि ये किसको अलॉट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे। मतलब एक ऐसा डाटा आपके पास हो कि वो एकदम अच्छे से प्लान होके उसको अलॉट हो और वो अपना रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाए। तो इसे ही प्लानिंग बोलते हैं। एट होम इंडिया के अंदर द नेशनल प्लानिंग कमेटी इज सेट अप इन 1938। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एनपीसी कब बनी थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 के अंदर बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई गई थी प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग करने के लिए। तो इन्होंने डेफिनेशन दी थी जो planning under a democratic system may be defined as the technical coordination by the disinterested experts of consumption, production, investment, trade, income distribution in accordance with social objective set by bodies representative of the nation. Such planning is to not only to be considered from the point of view of economists and raising of the standards of living, but must include cultural and spiritual values of the human side of life। तो इन्होंने बोला कि प्लानिंग अंडर द डेमोक्रेटिक सिस्टम मे बी डिफाइंड टेक्निकल कोऑर्डिनेशन। मतलब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर प्लानिंग को अपने टेक्निकल कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर बहुत से एक्सपर्ट्स जो कि निष्पक्ष होकर इसमें भागीदारी लेंगे, जिसमें कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, इन सबके एक्सपर्ट्स भागीदारी लेते हैं, एक टू सेट अप ए बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन। तो ये सब मिलकर एक बॉडी बनाते हैं जो कि नेशन की रिप्रेजेंट करती है। सच प्लानिंग नॉट ओनली बी कंसीडर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब ये प्लानिंग सिर्फ उस इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं चलेगी। द रेजिंग ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये उसके उनके द्वारा बनाए गए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये होना चाहिए तो हमको ये प्लान करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। बट मस्ट बी इंक्लूड कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ एंड द ह्यूमन साइड ऑफ लाइफ। इसके अंदर कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यू को भी ऐड किया जाएगा। इन ए नटसेल, एक संक्षेप में बोले तो प्लानिंग इज द स्किल ऑफ रीचिंग एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव यूटिलाइजिंग द सोर्सेस इन हैंड। मतलब संक्षेप में बोलिए तो आपके हाथ में जितने रिसोर्स हैं, मान लो मेरे पास 3 रिसोर्स है ये, तो इनका बेस्ट यूटिलाइज मैं करके अपना गोल को प्राप्त कर पाऊं जल्दी से जल्दी, उसे हम प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ एवरी इकोनॉमी। प्लानिंग सभी इकोनॉमी का एक सबसे जरूरी कंपोनेंट है एंड इज कैरिड आउट ए मेनी लेवल। ये बहुत से लेवल्स पे काम करता है डिपेंडिंग ऑन द गोल, कि आपका गोल क्या है। प्लानिंग में बी कैरेक्टराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स। फ्रॉम ए टेरिटोरियल स्टैंडपॉइंट प्लानिंग में बी रीजनल और नेशनल। मतलब टेरिटरी के हिसाब से देखो तो प्लानिंग रीजनल और नेशनल हो सकती है। सिमिलरली फ्रॉम ए पॉलिटिकल स्टैंडपॉइंट प्लानिंग माइट बी फेडरल, स्टेट और लोकल। और कोई पॉलिटिक्स स्टैंडपॉइंट पे बोले तो एक देश की हो सकती है, कंट्री की, और स्टेट लेवल पे हो सकती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकती है। तो वो प्लानिंग डिपेंड करती है उसकी टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट पे। इट माइट बी क्लासिफाइड एज सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ पार्टिसिपेशन। अगेन फ्रॉम ए टेम्पोरल स्टैंड पॉइंट प्लानिंग माइट बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। प्लानिंग शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म के भी हो सकती है। सिमिलरली प्लानिंग में बी सेक्टोरल एज वेल एज जियोग्राफिकल।
मतलब किसी सेक्टर के प्रति भी सिर्फ एक सेक्टर के प्रति हो सकती है, पूरे जियोग्राफी के प्रति एक प्लानिंग हो सकती है। वाइल सेक्टर प्लानिंग फोकस ऑन ए सिंगल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, एक सिंगल सेक्टर की इकोनॉमी जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए करनी है, जैसे स्पेशियल प्लानिंग मतलब स्पेस सेक्टर के लिए भी कोई एक सेक्टर बेस्ड प्लानिंग हो सकती है। फोकस ऑन डेवलपमेंट इन द जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट व्हिच एम टू इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल एंड एक्टिविटीज इन द प्लेसेस। तो यहाँ पे अब थोड़ी टाइप्स ऑफ प्लानिंग देखते हैं। जैसे रीजनल प्लानिंग, द यूएस यूनाइटेड स्टेट वाज द फर्स्ट कंट्री टू बिगिन रीजनल प्लानिंग इन 1916। रीजनल प्लानिंग करने वाला पहला कंट्री यूएस बना था 1916 के अंदर, एंड इट वाज ए ह्यूज सक्सेस इन अचीविंग इट्स वेल डिफाइंड गोल्स। तो इसके अंदर इनको ह्यूज सक्सेस मिली थी, जो इन्होंने गोल डिसाइड किए थे वो उनको अचीव उन्होंने किए थे। प्लानिंग इज इम्प्लीमेंटेड at the regional level and is targeted to be wide geographical area, that is a region consisting of a rural or urban communities, guaranteeing optimal space utilization and human activity distribution। तो इनका ये जो गोल था उन्होंने इसको अच्छे से मतलब अचीव कर लिया था। तो यही इसमें बोलना चाह रहा है कि रीजनल एक एक रीजन के लिए इन्होंने एक प्लानिंग करी थी कि नेक्स्ट इतने फिक्स टाइम के ये करेंगे, जो भी उनका गोल था तो उन्होंने वो अचीव किया था। तो इसको बोल रहे हैं कि रीजनल प्लानिंग थी। नेशनल प्लानिंग, अब किसी देश के लेवल पे अपने प्लानिंग करते हैं उसको नेशनल लेवल बोलेंगे। इट ऑल्सो स्टार्टेड इट ऑल स्टार्टेड विद द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जो कि अब तो नहीं रहा, जैसे यूएसएसआर का टाइम में था, तो इन्होंने सबसे पहले एक नेशनल लेवल की प्लानिंग करी थी विच इंप्लीमेंटेड इट 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1928 टू 1933। तो सबसे पहला 5 ईयर प्लान आपसे पेपर में पूछे तो आप बोल सकते हैं कि सोवियत यूनियन लेके आया था। और ये बताइए कि इंडिया का 5 ईयर प्लान सबसे पहले कब आया था? तो ये आया था 1915 में, ठीक है। गिविंग द वर्ल्ड इट्स फर्स्ट टेस्ट ऑफ नेशनल प्लानिंग। तो सोवियत यूनियन ने ही दुनिया को सबसे पहले 5 ईयर प्लान का टेस्ट दिया, मतलब बोलने का तरीका। इट वाज सर्टेन फ्रॉम द स्टार्ट दैट इंडिया नीड्स नेशनल प्लानिंग। तो यहां से इंडिया को लगने लगा कि उसको भी एक 5 ईयर प्लान बनाना चाहिए। द गवर्नमेंट sought नेशनल स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू टेक एन एक्टिव रोल इन रिसोर्स एलोकेशन, मोबिलाइजेशन फॉर इक्विटेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज द रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। तो इसके अंदर रिसोर्स एलोकेशन कैसे करना है, उसकी प्लानिंग, मोबिलाइजेशन और इक्विटेबल ग्रोथ, मतलब एक तरह से सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे हो, तो उस तरह को इसमें ध्यान दिया गया। तो पूरे नेशन वाइड ग्रोथ कैसे करी जाए इसकी प्लानिंग करी गई थी। अब प्लानिंग करना क्यों चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या प्लानिंग करने का, ठीक है। तो इसमें देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन करने के लिए, इट एम्स टू सस्टेनेबल ग्रोथ इन द इकोनॉमिक्स आउटपुट लेवल। सस्टेन ग्रोथ इन इकोनॉमिक आउटपुट इज द वन ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ द इकोनॉमी। मतलब वही कहना चाह रहा, सस्टेनेबल ग्रोथ एक कंट्री की होती है, इसलिए प्लानिंग करनी चाहिए। पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी का उन्मूलन, गरीबी कम करने के लिए, वन ऑफ द गोल ऑफ इंडियन प्लानिंग इज टू एलिवेट पॉवर्टी। भारत का सबसे पहला मतलब वन ऑफ द मेन गोल था कि पॉवर्टी एलिवेट करना। Several programs aimed to elevating poverty has been introduced in India by the government till date। मतलब आज तक अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं जिससे कि पॉवर्टी एलिवेट करी जाए इंडिया के अंदर। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार को बनाना, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल गोल्स ऑफ प्लानिंग हैज बीन रिड्यूस्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया हैज देयरफॉर हैज बीन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो मतलब पॉवर्टी खत्म करने का एक इंटरनल एस्पेक्ट ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दो तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी कम होगी। सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज। तो ये पहले ऐसा भी था कि डिस्पैरिटीज बहुत थी, मतलब अमीर के पास बहुत पैसा है तो गरीब के पास बिल्कुल कम पैसा है, तो उससे इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही थी सोसाइटी के अंदर। तो इसको भी कम करना एक इकोनॉमिक प्लानिंग का इनकी मतलब ऑब्जेक्टिव था। Economic disparities has far-reaching negative consequences in the any society, and there were visible economic inequalities in India at the both interpersonal और intrapersonal level। अब ये क्या होता है, इंटरपर्सनल लेवल की आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और इंट्रापर्सनल लेवल की लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से था कि इनइक्वालिटीज थी कि वो खुद भी अपना गरीब समझते हैं और उनको लोग भी गरीब समझते हैं। बाय द time India started planning, economic planning was widely acknowledged as the technique for addressing all type of economic inequalities and injustice। इंडिया ने जब इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू करी तब वो
काफी एक्नॉलेज करी जा रही थी एज द टेक्निक ऑफ एड्रेसिंग ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इनक्वालिटीज। तो इसको तो मतलब सभी तरह की इकोनॉमिक इनक्वालिटीज और इनजस्टिस को टैकल करने के लिए ही इंडिया ने प्लानिंग करी थी इकोनॉमिक। अब इसका एक और ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाने के लिए और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। अब सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी का क्या मतलब है कि अपने पर आधारित, मतलब किसी दूसरी कंट्री पर अपने आधारित ना रहे। ठीक है, सेल्फ रिलायंस वाज कैरेक्टराइज्ड एज एन एंडेवर, मतलब एक उसका प्रयास है कि इकोनॉमी का सेल्फ रिलायंट करने का, टू कॉम्बैट ए सबसर्विएंट पोजीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। अब किसी पे मतलब सबसर्विएंट मतलब उसकी डिपेंड ना रहे अपने, नॉट टू ऑटोक्रेसी। मतलब ऑटोक्रेसी का मतलब ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ राज करने के लिए सेल्फ रिलायंस बनना है, कि हम किसी पे डिपेंड ना रहे, इसलिए ही सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी बनाने के लिए ये इकोनॉमिक प्लानिंग किया जाता था। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इंडिया प्लान्स प्रायोरिटाइज द इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर कन्वेंशनल सेक्टर। मतलब इंडिया प्लान कर रहा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम प्रायोरिटी ज्यादा दें फॉर कन्वेंशनल सेक्टर। इट बिगेन विद एग्रीकल्चर, a traditional sector that necessitated the quick integration of modern farming। लेकिन उसकी शुरुआत एग्रीकल्चर से हुई क्योंकि उसमें मॉडर्नाइजेशन करना पड़ा फार्मिंग के अंदर, डेयरी के अंदर, अदर प्रैक्टिस। मॉडर्नाइजेशन इज आल्सो रेफर टू चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज रिकॉग्निशन द वुमेन शुड हैव द सेम राइट टू मैन। तो वुमेन्स को मेंस के बराबर दर्जा देना भी एक तरह से मॉडर्नाइजेशन ही है। तो ये भी एक तरह से इकोनॉमिक प्लानिंग का बेनिफिट ही है। अब देखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। बाय द 1930 there was a political agreement in the independent India would be planned economy by the early 1950 India had begun economic planning। मतलब 1930 से ये था कि इकोनॉमिक प्लानिंग करी जाएगी और 1950 से एक 5 ईयर प्लान लाने की बात चली गई। ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो सकता है तो शायद इसकी हम 3 वीडियो बनाएंगे। तो इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर हम 1 से लेके 12 जो 5 ईयर प्लान बनाए गए थे उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया बिगन, हाँ ये हो गया। द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग हैज बीन डायरेक्टेड बाय 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान बनाए गए इंडिपेंडेंस के बाद विद द मिड टर्म रिव्यू, जो उसको बीच में उसको रिव्यू भी किया जाएगा। इन अनयूजुअल ईयर ऑफ वार एंड अदर सच क्राइसिस इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर ईयरली प्लान्स। और कुछ ऐसा हो रहा था कि बीच में चाइना के साथ वॉर हुआ, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ और सूखा पड़ गया था, ड्रॉट हो गया था। तो इस वजह से फिर बीच में थर्ड प्लान के बाद शायद फोर्थ प्लान के बीच में एक ईयरली प्लान भी 3 बार लाए गए थे। तो आप आगे चल के देखोगे कि थर्ड प्लान और फोर्थ प्लान के बीच में 3 साल का गैप है और उस गैप को हम प्लान हॉलीडेज बोलते हैं। ये एक टर्म है जो इसको उन 3 सालों को बोलने के लिए यूज की जाती है। इंडिया हैज ऑप्टेड ईयरली प्लान कॉमनली डिनोटेड प्लान हॉलीडेज एज ए डिपार्चर फ्रॉम 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से निकलने की टर्म को प्लान हॉलीडेज बोलते हैं। इन 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 2015 में। टू सब्स्टिट्यूट द प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन के सब्स्टिट्यूट के अंदर ही नीति आयोग का निर्माण किया गया था। बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट द नेचर ऑफ द इकोनॉमी हैड शिफ्टेड टू द मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम। तो प्लानिंग कमीशन थोड़ा उसमें मतलब पुराना सिस्टम से चल रहा था, तो अभी नीति आयोग बनाएगा जो मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन हो गया था तो उसके बाद सब मार्केट पे डिपेंड कर रहा था कि पॉलिसीज जो बने तो मार्केट डोमिनेटेड हो। तो इसके लिए नीति आयोग का निर्माण किया गया। द स्टेट राइट रिक्वायर्स टू बी प्रायोरिटाइज्ड नेसेसिटेटिंग टू एस्टैब्लिश न्यू स्ट्रक्चर एंड डायनामिक पर्पस। इसके लिए नीति आयोग का निर्माण किया गया था। इन इंडिया हैज ए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसीजर दैट ऑफर ए ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। It also aims to equal resource mobilization to accomplish targeted socio-economic progress. The Planning Commission had been in charge of the planning in India since 1950. It is not a statutory entity. ये एक विधानिक entity नहीं थी. It is headed by Deputy Chairman and the Prime Minister as Chairman of the Planning Commission. Planning Commission के चेयरमैन भी प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के चेयरमैन भी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। The Planning Commission plans to approve for implementation of National डेवलपमेंट काउंसिल विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ठीक है। मीनवाइल द सेंट्रल
सेंट्रल गवर्नमेंट sought the redefine the parameters of decentralized planning throughout the country। वह नीति आयोग इसलिए बनाया गया था कि सेंट्रलाइज प्लानिंग करी जा सके, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को जोड़ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे सभी बैठ के एक देश के आगे की प्लानिंग कर सकें। Meanwhile, the central government sought to redefine the parameter of decentralized planning throughout the country. In line with the reform objective, the Indian government established Niti Aayog to replace the Planning Commission. This was done better serve the needs and ambition of the people of India। तो ये बताना चाह रहे हैं कि नीति आयोग क्यों लाया गया। उसके लिए नीति आयोग is a significant evolutionary departure from the past, serve as the government of India primary platform to bringing states together in national interest। नेशनल इंटरेस्ट सभी स्टेट्स को साथ जोड़ने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट में पॉलिसीज बनाने के लिए, फोस्टिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब कि सभी स्टेट साथ आके एक देश के एक साथ जुट होकर एक पॉलिसी का निर्माण कीजिए, तो सभी स्टेट कोऑपरेट करके काम करें। नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ थिंक टैंक to provide relevant strategic and technical assistance to governments as the federal state level on the wide range of policy issue। तो ये एक थिंक टैंक की तरह भी काम करता है नीति आयोग, जैसी वेरियस रिपोर्ट्स बनाता है, सभी इंडेक्स को स्टडी करता है, तो उसके ही अनुमान के बाद, मतलब उसके निष्कर्ष के बाद ही वो स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को रिकमेंडेशन भी देते हैं कि ये पॉलिसी में ये सुधार की जरूरत है, ऐसा काम करने की जरूरत है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 5 ईयर प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट प्लान जो था वो 1951 से 1956 के बीच में लाया गया था। जो मैं पहले आपको बताया था 1950, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, 1951 में लाया गया था फर्स्ट प्लान। एज द इकोनॉमी फेस द चैलेंज ऑफ लार्ज स्केल फूड ग्रेन्स इंपोर्ट 1951। तो 1951 में बहुत सारा फूड ग्रेन्स बाहर से इंपोर्ट करते थे हम, प्राइस इंक्रीजेस रहते थे, स्ट्रेटेजी प्रायोरिटाइज एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट प्लान में पूरा एग्रीकल्चर पे फोकस था, इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट, सिंचाई में और इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के लिए कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाएं जहां से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए इंडिया में ही। द पब्लिक सेक्टर रिसीव्ड 44.6% ऑफ द प्लान आउटले। तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर को ही, पीएसयूज को ही इस पूरे प्लान का 44.6% आउटले प्राप्त हुआ था। मतलब इतना काम सिर्फ गवर्नमेंट पीएसयू को ही मिला, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है। द प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड विद ऑल द हाई इंटेंशंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बट द रिजल्ट वाज डिसअपॉइंटिंग इन द इयर्स दैट फॉलोड। तो पूरा इंटेंशन सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए ही था, लेकिन वो मतलब पूरा नहीं हो पाया। फिर सेकंड प्लान लाया गया। द प्लान वाज इफेक्ट फ्रॉम 1956 टू 1961। द ग्रोथ स्ट्रेटजी एम्फसाइज्ड फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द कंसंट्रेशन ऑन हैवी इंडस्ट्री एंड कैपिटल गुड्स। तो उन दूसरे प्लान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन और हैवी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया था। द प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, ये दूसरा प्लान, पीसी महालनोबिस ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और स्टैटिस्टिशियन भी थे। इन्होंने ये प्लान का निर्माण किया था। द फूड एंड कैपिटल शॉर्टेज वर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्लान। दूसरे प्लान के अंदर फूड ऑन कैपिटल शॉर्टेज की देखा गया था ड्यू टू अजम्पशन ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो 1956 के 61 के बीच में इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, मतलब हम बाहर वालों को इंडिया में एंट्री नहीं देते थे, कि उनके साथ ट्रेड नहीं करते थे। थर्ड प्लान स्पैन फ्रॉम 1961 टू 1965। तीसरा प्लान 1961 से 1965 के बीच में लाया गया था। द प्लान नोटेबली इंक्लूड एग्रीकल्चर ग्रोथ as on the objective of planning is India, as well as the first time recognized the goal of balanced regional development। थर्ड प्लान के अंदर पहली बार रीजनल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया गया था। 2 wars, one with China 1961 to 1962 and the other with Pakistan along with Gujarat border in 1965 to 1966। तो थर्ड प्लान के अंदर 2 वार इंडिया को फेस करनी पड़ी थी, 1961 से 65 के बीच में चाइना के साथ और 1965 के 66 के बीच पाकिस्तान के साथ, एज वेल एज कैटास्ट्रोफिक ड्रॉट लेड फेमाइन 1965 से 66 के बीच में। तो उसी के साथ 1965 के अंदर इंडिया के अंदर सूखा पड़ गया था बहुत बड़े लेवल पे, तो इसलिए ये प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो इसके अंदर बहुत सा फाइनेंस का डाइवर्जन हो गया था। फिर 3 प्लान के बाद 3 एनुअल प्लान्स लाए गए, जो भी आपको पहले बताया था ना कि प्लान हॉलीडे बोलते हैं जिसको।
The three successive annual plans extended from 1966 to 1969, despite the fact that fourth plan was ready to execution in 1966. क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1965 के अंदर सॉरी 1965 के अंदर तीसरा प्लान खत्म हो रहा था, तो 1966 से चौथा प्लान शुरू होना चाहिए था। लेकिन इतना सब होने के बाद मतलब अपनों ने ये सोचा कि एनुअल प्लान लाने चाहिए 5 ईयर प्लान की जगह पे। तो 1966 से 1969 के बीच में 3 एनुअल प्लान लाए गए। द गवर्नमेंट चूज टू एनुअल प्लान फॉर 1966 टू 1967 ड्यू टू कंट्रीज पुअर फाइनेंशियल सिचुएशन फॉलोइंग वार, क्योंकि 2 वार हो चुके थे, सूखा भी पड़ गया था, तो एनुअल प्लान लाने की जरूरत उनको लगी। फॉर द सेम रीजन द गवर्नमेंट परस्यूड 2 मोर सच प्लान्स इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो एक 1966 से 67 के बीच में लाया गया, फिर 67 से 68 के सॉरी ये 66 से 67 के बीच, फिर 67 से 68 के बीच, फिर 68 से 69 के बीच, ऐसे 3 लाए गए। The wider goals of these annual plans were included into design the fourth plan, which would be the executed for the period 66 to 71. If the financial situation had not deteriorated by then due to discontinuity on the planning process, it is named the period of plan holiday. ये आपसे पूछ सकते हैं कि प्लान हॉलीडे किसको बोलते हैं, ये क्या टर्म है। तो इसके 4 ऑप्शन आ सकते हैं कि थर्ड प्लान के बाद, जो वार होने के बाद जो पॉलिसी जो प्लान लाएगा उसको प्लान हॉलीडे बोलते हैं, तो उसको आपका राइट आंसर होगा। फिर आता है फोर्थ प्लान। द प्लान लास्टेड फ्रॉम 69 टू 74। ये 69 से 74 लाएगा क्योंकि 3 प्लान वो चले थे 69 तक, फिर उसके बाद ये फोर्थ प्लान आएगा ना। टू द परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द सेंटर ट्रांसफॉर्म प्लानिंग इनटू ए व्हीकल ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स। तो उसके बाद ये पॉलिटिक्स का इनका वो बन गया था कि खेल बन गया था कि एक दूसरे को अपोजिशन पार्टी लगा रही थी और पॉलिटिक्स हो रही थी पूरे प्लान के ऊपर, विद इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन इंश्योरिंग प्लान आफ्टर प्लान। तो एक प्लान के बाद दूसरा प्लान आ रहा था। द प्लान वाज बेस्ड ऑन गडगिल स्ट्रेटजी, एक गडगिल स्ट्रेटजी पे प्लान बनाया गया था, विद स्पेशल फोकस ऑन कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस। तो इस प्लान के अंदर ग्रोथ और स्टेबिलिटी विद प्रोग्रेस पे फोकस किया गया था, टुवर्ड सेल्फ सफिशिएंट देश को बनाने के लिए। ड्यू टू ड्रॉट और इंडो पाक वॉर 1971 से 1972, फिर एक बार वापस सूखा पड़ा और 1971 से 72 के बीच पाकिस्तान के साथ फिर वॉर होगी, वाज डाइवर्ट ऑफ मनी, फिर उसमें पैसा काफी वॉर में वेस्ट हो गया, रिजल्टिंग इन द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फॉर द प्लान, फ्रीक्वेंट डबल डिजिट इन्फ्लेशन। तो उसमें डबल डिजिट पे इन्फ्लेशन चल रही थी अपनी, अनरिस्ट्रिक्टेड इंक्रीज इन फाइनेंशियल डेफिसिट्स। तो उसमें कोई टारगेट नहीं था फाइनेंशियल डेफिसिट्स पे कि कितना भी गवर्नमेंट खर्चा कर रही थी उस टाइम। सब्सिडी इंड्यूस्ड हायर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कोई प्लान पे कितना खर्चा करना है, कितनी सब्सिडी देनी है, कुछ प्लान नहीं था। एंड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नेशनलाइजेशन, आपको पता होगा कि 1969 में पहली बार देश में नेशनलाइजेशन हुआ था फॉर बैंक एंड ग्रेटर कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वर सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ दिस प्लान टू रिमेन अनचेंज्ड टिल 1990। तो 1990 तक ऐसे ही चलता रहा, कोई भी मतलब प्रॉपर पॉलिसी नहीं आ पाई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी पैसा ऐसे वॉर्स और सूखा और फेमाइन इनकी वजह से वेस्ट हो रहा था। फिर आता फिफ्थ प्लान जो कि 1974 से 1979 के बीच लाया गया था, फोकस ऑन पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। इसका फोकस पॉवर्टी गरीबी उन्मूलन के लिए और सेल्फ सफिशिएंसी बनाने के लिए था, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। द गवर्नमेंट सेंसेशनलाइज्ड द पॉपुलर डिस्कोर्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन टू द पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्लान। तो गवर्नमेंट ने सेंसलाइज कर दिया था कि हम नया प्लान लाए हैं, पॉपुलर डिस्कोर्स पॉवर्टी एलिवेशन, तो इसमें कि हम गरीबी उन्मूलन करेंगे और ऐसे। द 20 पॉइंट प्रोग्राम विद द मिनिमल वेट अकॉर्डिंग टू द गोल ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी, इसके अंदर 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया और इसके अंदर डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी को काफी कम वेटेज दी गई। द वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फोर्थ प्लान, मतलब ये जो फोर्थ प्लान का मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हम डेवलपमेंट करेंगे और एक सस्टेनेबल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, तो उस पे काफी कम वेटेज दिया गया था। द प्लान प्रोसेस बिकम इंक्रीजिंगली पॉलिटिक्साइज्ड। तो अपने देश में सबसे पहले ये होता है कि नया प्लान आता तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी ये पॉलिटिक्स बहुत होती थी उसके ऊपर, तो वो पूरा ये भी कारण है कि वो कामयाब नहीं हो पाते थे प्लान। द डेवास्टेशन कॉज्ड बाय हाइपर इन्फ्लेशन प्रॉम्प्ट द गवर्नमेंट टू डेलीगेट ए न्यू रिस्पांसिबिलिटी टू आरबीआई। यहाँ पर आरबीआई को एक नई रिस्पांसिबिलिटी दी गई थी जो आज तक वो कर रहा है, इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन।
तो इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने के लिए काम भी आरबीआई को सौंपा गया था इस 5th ईयर प्लान के अंदर। ठीक है, अब आप देखते होंगे कि कभी बार रेपो रेट बढ़ाता है, ठीक है, रेपो रेट बढ़ती है, रेपो रेट कम होती है, तो ये इसीलिए किया जाता है कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन का कंट्रोल बना रहे। ठीक है, ये आपको आगे बताएंगे कि क्या होता है रेपो रेट। अगर पहली बात आप बैंक में हो तो आपको इतना ये तो पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। द प्लान सा ए ग्रोथ इन सोशियो इकोनॉमिक एंड रीजनल इक्वलिटी। तो इस प्लान के अंदर थोड़ा बहुत ग्रोथ मिली थी, सोशल इकोनॉमिक रीजनल इनइक्वालिटीज कम हुई थी। द इमरजेंसी एंड चेंज ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर सेवरली डिसरप्टेड द प्लानिंग फेज। 1975 के अंदर आपको पता होगा कि एक इमरजेंसी लगा दी गई थी देश के अंदर, तो उसके अंदर इस प्लान को काफी मतलब कामयाब नहीं हो पाया था इमरजेंसी की वजह से। और 1977 के अंदर जनता पार्टी जो एक लैंडस्लाइड विन करके देश के अंदर आ गई थी। अब हम अगली वीडियो में 6th बात करेंगे, 6th प्लान, 7th प्लान, तो ऐसे करके पूरे 12 प्लान के हम डिस्कस करेंगे। मतलब आप इसको याद करना कोई वो बात नहीं है, लेकिन इसको सुनना जरूरी है कि कभी कभी पता होना चाहिए कि क्या हुआ था देश के अंदर और हिस्ट्री क्या रही है सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग की। तो फिर हम कल देखेंगे यही देखेंगे हिस्ट्री, इसके 12 अभी तक वो करेंगे। उसके बाद असेसमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान्स करेंगे, फिर नीति आयोग देखेंगे, फिर फाइनेंशियल रिसोर्स इकोनॉमिक प्लान्स, ये सब देखेंगे। और फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो देखते हैं 2, 3 या 4 वीडियो के अंदर इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। मैं देखता हूँ कि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है।